डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। जैसा कि मैं पिछली कई वीडियो से बोलता हुआ आ रहा हूँ, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जो मैंने बताया था उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ में। तो मैं बात कर लेता हूँ कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। तो देखिए, ये जो है गरीब लोगों के लिए बनाई गई है। गरीब इन द सेंस जिनके पास में घर नहीं है। बेसिकली तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू की गई थी। तो बात कर लेता हूँ, ये जो है 1 जून 2015 में लागू की गई थी और इसका जो टेन्योर है वो रखा गया है 31 मार्च 2022 तक का। तो इसकी जो टैगलाइन है वो ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल। तो 2022 तक ये योजना है कि सभी के पास में घर हो जाए। तो हम इसमें बात करेंगे, देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, किस किस कैटेगरी में ये मिलेगी, आपको क्या क्या मिलेगा और कुछ डाटा की बात करेंगे हम लोग। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ, देख लेते हैं। तो देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग जो 2022 है का जो लक्ष्य रखा गया है, अगर उसमें उसकी बात करूँ तो देखिए फेज 1 के अंदर में जब ये फेज 1 लागू हुआ था तो 1 करोड़ घरों का जो है एस्टिमेट लगाया गया था कि हम 1 करोड़ घर जो है बनाएंगे। तो उसमें से अभी तक जो है 91.22 लाख जो है घर बन के जो है दे दिए गए हैं, जिसमें कि देखिए जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम है प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लागू की गई है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान था, उसके तहत जो है टॉयलेट बनाए गए हैं उन घर में, और आपका जो है किचन है, आपके जो है वाटर है जो जल परियोजना के अंतर्गत आता है, गैस दी गई है जो उज्ज्वला योजना के अंदर में आती है, बिजली है जो फ्री दी जा रही है। तो इस तरह की सुविधाओं से लैस है। ये देखिए 2 तरीके की है, एक है अर्बन और एक है ग्रामीण। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो है अर्बन एरिया के लिए है। ये इससे सिमिलर सेम ग्रामीण है, लेकिन उसमें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन ये है कि वो देखिए आप दिल्ली और चंडीगढ़ में लागू नहीं होती है। ये उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और भी कुछ माफ़ कीजिएगा थोड़े से और डिफरेंस है उसमें, लेकिन बेसिकली सब जगह यही होगी। तो देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी डीडीए के रिगार्डिंग में, उसमें भी ये योजना इंटरलिंक की गई थी। तो कैसे की गई थी मैं आपको बताऊंगा। बात कर लेता हूँ दूसरे फेज की जो चल रहा है अभी, उसमें जो है 1.23 करोड़ के जो है मकान बनाने का जो फ्लैट है वो बनाने की जो है योजना है ये। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसमें तो अभी तक जो है 91.93 लाख जो है मकान बना दिए गए हैं। अगर मैं टोटल की बात करूँ तो 2 करोड़ 23 लाख मकान जो है उन्होंने बनाने थे, जिसमें से अभी तक जो है 1 करोड़ 83 लाख मकान ही बनाए जा चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए ये जो स्कीम है ये CLSS है, यानी कि क्रेडिट लिंक स्कीम इसको बोला जाता है। जैसे कि आपने DDA वाली वीडियो में भी देखा होगा, वो भी जो है अंडर CLSS स्कीम आती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो आपको जो लोन मिलता है उस पर आपको सब्सिडी मिलती है। वो कैसे कैसे है मोटा मोटे तौर पे मैं बहुत ही आसान बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो उसमें कैसे सब्सिडी मिलती है वो हम देखेंगे। तो हम पहले डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें एक तो आपको फॉर्म भरना होता है, तो ऑनलाइन फॉर्म इसके भरे जाते हैं। बेसिकली ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि देखिए DDA का मैंने बनाया है एक वीडियो, GDA की मैंने बनाई है, और डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम जो आती रहती हैं जो इनके अंतर्गत ही हैं, बेसिकली उनके बारे में मैं बताते रहता हूँ। लेकिन फिर भी लोगों को मकान नहीं मिलता है। तो ऐसे लोग जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है अभी तक किसी भी मकान के अंदर, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन की जो वेबसाइट है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना MIS.gov.in, यानी कि PMAYMIS.gov.in। इस पे आप जाकर के अपना फॉर्म भरेंगे। तो देखिए उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्म के लिए आपको चाहिए एक तो आधार कार्ड कंपलसरी है, विदाउट आधार कार्ड आप इसको नहीं भर सकते। आपका पैन नंबर आपको डालना होगा, बैंक अकाउंट डिटेल देनी पड़ेगी, और आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है इसमें इनकम सर्टिफिकेट है। तो देखिए इसमें जो है पहले आप फॉर्म भरेंगे, भरने के बाद में आपको एक नंबर दे दिया जाएगा। वो नंबर जब ये जो फ्लैट निकलते हैं कहीं भी इस स्कीम के अंदर में, उसमें अगर आपका नंबर आ जाता है तो वो फ्लैट आपको अलॉट कर दिया जाता है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह में जो है स्कीम निकली हुई है, ये ऑल ओवर इंडिया में लागू होती है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। DDA की जो थी वो खाली दिल्ली में थी, GDA की थी वो खाली गाजियाबाद के अंदर में है, और उसमें एक रेस्ट्रिक्शन और थी कि वो जो है व्यक्ति गाजियाबाद का होना चाहिए, जबकि दिल्ली वाली में ऐसा नहीं था। तो ये लोकल पे भी डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो मोटा मोटी चीज़ें ये आपने DDA में भी मेरे से सुनी होंगी, यहाँ पे मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ।
देखिए इसमें जो है 1 2 3 4 चीज़ें जो है मेनली कंसीडर की जाती हैं। पहला है आपकी इनकम, जो पहला क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का। तो इसमें जो है 4 ही तरीके की क्राइटेरिया है और 4 ही तरीके के फ्लैट आते हैं। तो देखिए जैसे कि डीडीए वाली में HIG और MIG दो अलग से हैं, लेकिन उसमें भी 2 कैटेगरी होती है, एक MIG 1 और एक MIG 2। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में एक तो एरिया का डिफरेंस आ जाता है और एक आता है आपका सैलरी का या हाउस होल्ड इनकम जो है। ये भी एक टिपिकल सा वर्ड है, हाउस होल्ड इनकम, यानी घर के जितने भी लोग कमा रहे हैं सबकी कमाई को जोड़ के कितना बैठता है सालाना, वो इसमें देखा जाता है। तो हो सकता है कि डीडीए वाले में या जीडीए वाले में किसी का कोई सवाल रह गए हो, वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो देखिए इनकम, अगर मैं बात करूं EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो लोग आते हैं, उनकी जो, जैसे मैंने डीडीए में भी बताया था, जीडीए में भी बताया है, 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हाउस होल्ड इनकम। यानी कि या तो घर का जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई करने वाला है, उसकी या उसके घर में किसी की भी 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेता हूँ LIG की। तो LIG में अगर इनकम क्राइटेरिया देखा जाए तो 3 लाख से 6 लाख तक का है। डीडीए में भी अप्लाई होता है, जीडीए में भी अप्लाई होता है, महाराष्ट्र में भी, गोवा में भी, पंजाब में भी, सब जगह। MIG 1 इसमें जो है 6 लाख से 12 लाख के बीच में हाउस होल्ड इनकम होनी चाहिए, या एक खुद के एप्लीकेंट की भी इतनी हो सकती है। MIG 2 की बात करूं तो देखिए उसमें 12 से 18 लाख तक की इनकम हो सकती है हाउस होल्ड की या एप्लीकेंट की। अब बात कर लेते हैं जो मैंने बताया था CLS, उस पर जो है CLS जो है उसमें जो है आपको लोन पे सब्सिडी मिलती है। वो देखिए क्या है, देखिए आप कहीं से लोन लेते हैं बैंक से ना, तो आपको जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है पे करनी पड़ती है। तो इसमें क्या किया गया, मान लीजिए कि आपको जो है होम लोन मिल जाता है 8% पे किसी बैंक से या 10% पे, तो उसमें जो है 6.5% की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि आपको जो बाकी का बचता है, जैसे कि मान के चलिए आपको 8.5% पे कहीं पे लोन मिल रहा है, हाउसिंग लोन कोई बैंक दे रहा है, एक फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो उसमें से क्या होगा, 6.5% जो होगा आपका सब्सिडाइज कर दिया जाएगा, आपको नहीं देना है। खाली वो जो आपका 2% बचता है वो आपको पे करना पड़ेगा। मोटा मोटी बात ये है, यानी कि जितना भी आप लोन ले रहे हैं उस पर 2% का आपको ब्याज देना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया और है जो मैं आगे बताऊंगा। तो EWS के लिए वो है 6.5% का सब्सिडी इंटरेस्ट पे, जो लोन का इंटरेस्ट है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। LIG पे भी 6.5% की है। MIG पे देखूँ तो वो 4% हो जाती है, क्योंकि देखिए वो आते हैं मिडिल इनकम ग्रुप में, यानी कि उनकी जो है इनकम थोड़ी सी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पे कर सकते हैं, इसलिए उनको सब्सिडी कम दी गई है। MIG 2 की बात करो तो उनके लिए है 3% की सब्सिडी, क्योंकि उनकी तनख्वाह और भी ज़्यादा हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम लोन जो है। देखिए ये जितने भी लोन है किसी भी बैंक से, ये 20 ईयर तक के लिए लिए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिए जा सकते। तो अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो देखिए इसमें क्या किया गया है, जो लोन मिलेगा आपको, मान लीजिए किसी ने EWS में अप्लाई किया, जैसे कि डीडीए में भी देखिए कई लोगों ने पूछा था कि मेरे को कितना लोन मिल सकता है। तो देखिए अगर आप इस स्कीम के अंदर में ले रहे हैं तो EWS के लिए आपको 6 लाख तक का ही लोन मिलेगा, भले ही आप 10 का लें, 15 का लें, 50 का लें, यानी कि आपको जो है 6 लाख तक का लोन दिया जाएगा इस सब्सिडी के अंदर में। वैसे तो आप कितना भी ले लें, अगर मैं बात, यानी कि सब्सिडी आपको इतने पे मिलेगी, मोटा मोटी बात ये है। अगर मैं LIG की बात करूँ तो उसमें भी 6 लाख है। MIG 1 की कैटेगरी 1 की बात करूँ तो उसमें 9 लाख तक का है। MIG 2 की कैटेगरी की बात करूँ तो उसमें 12 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं जो सब्सिडाइज है। तो देखिए अब इसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट अमाउंट जो है कितनी होगी, यानी कि अगर आपने कुछ लोन लेते हैं मान लीजिए, तो उस पर जो है 2.67 लाख तक का ही आप जो है रिबेट पा सकते हैं, उससे ऊपर आपको पे करना ही पड़ेगा। यानी अगर आपका इतना इंटरेस्ट बनता है तो आपको जो है कुछ नहीं देना, और अगर आपका इससे ज़्यादा बनता है तो आपको जो है पे करना पड़ेगा। ऐसे ही LIG 1 में भी है, 2.67 लाख तक का आपको रिबेट मिल जाता है। अगर मैं MIG 1 कैटेगरी बात करूं तो देखिए उसमें 2,35,000 रुपये तक का आपको सब्सिडाइज किया जाएगा, उसके बाद में जितना भी आपका इंटरेस्ट बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा। MIG 2 की बात करूं तो उसमें कम कर दिया जाता है, 2.30 लाख का उसमें आपको दिया जाता है। अगर मैं कारपेट एरिया की बात करूं तो देखिए यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है कि जो EWS कैटेगरी है उसका जो है आप देख सकते हैं कि लोन भी कम है और इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है, पैसे भी ज़्यादा इसमें दिए जा रहे हैं। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि उनकी जो कैटेगरी है वो EWS में आने वाला व्यक्ति 30 स्क्वायर मीटर से ऊपर का मकान नहीं ले सकता है। तो मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि ये लोन कैसे लिए जा सकते हैं, किन किन कारणों से लिए जा सकते हैं।
तो इसमें देखिए 30 स्क्वायर मीटर तक का। LIG की बात करूं तो 60 स्क्वायर मीटर तक का। अगर मैं MIG 1 की बात करूं तो 160 स्क्वायर मीटर तक, और MIG 2 की बात करूं तो 200 स्क्वायर मीटर तक। 200 स्क्वायर मीटर मतलब हो जाता है आपको 250 गज। MIG 1 का जो 160 है वो तकरीबन हो जाता है आपका 200 गज तकरीबन। ठीक है जी, तो ये आपका हो जाता है। तो ये किस लिए लिए जा सकते हैं, किन किन लोगों को मिल सकता है? देखिए, जो लोग नया मकान खरीदने वाले हैं या तो उनको, या उसमें जो है ना कोई फेरबदल करना चाह रहा है उसको, और जो ये वाले हैं EWS और LIG वाले, इनमें उन लोगों को भी मिल सकता है जो लोग जिनका पहले से मकान है, खाली उनको जो है अपने मकान का थोड़ा सा हिस्सा बढ़ाना, यानी कि मान लीजिए उसने बाथरूम बनाना है, किचन बनाना है, रूम बनाना है एक और, तो उनके लिए भी ये लोन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इतने में उनका काम चल जाएगा, उतने में वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यानी कि कंस्ट्रक्शन के लिए, रीपर्चेजिंग के लिए, और आप जो है न्यू फ्लैट के लिए आप उसको ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ तो देखिए ये सारे अर्बन एरिया में लागू करते हैं। तो देखिए 4041 ऐसे टाउन है जहाँ पर ये लागू किया गया है, लेकिन स्पेशली जो है 500 सिटीज जो है क्लास 1 सिटीज में ये बहुत अच्छे तरीके से लागू किया जा रहा है। तो इसमें एक जो है एक पॉइंट आता है जो DDA में भी था और GDA में भी था, कि सीनियर सिटीजन अगर कोई है और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, तो उनको अगर कहीं पे आवंटन किया जा रहा है, फ्लैट अलॉटमेंट किया जा रहा है, तो वो ग्राउंड फ्लोर दिया जाएगा। ये देखिए इसमें एक बात बताई गई है। तो ये था इसका मोटा मोटी हिसाब किताब। अगर आपका जो है इसमें कोई क्वेश्चन बनता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। साइट मैंने आपको बता दी है, डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, आपने वहाँ जाना है, उस साइट में देखिए आपने भर के छोड़ देना है उसको। अगर आपका नाम आता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। ये 2 तरीके की स्कीम है, एक ग्रामीण है, एक शहरी है। तो ये शहरी वाले के लिए है, और इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ में, तब तक के लिए सब्सक्राइब आप करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। जय हिंद।